जब ये हमारे स्कूल का हमारे बच्चों का मसला है, ये देखिए आप 84 लाख बच्चे जो है मुसलमानों के कर्नाटका में पढ़ना चाह रहे हैं। बीदर से 35,000, गुलबर्गा से 54,000। कुछ नहीं किए हैं, जस्ट ये लोग शो बॉयज़ के जैसे हैं। कांग्रेस का फंडा सीधा सीधा है, वो लेते हैं वोट्स हमारे पास से। असेंबली चालू भी हो गई, 2 सेशन ख़त्म भी हो गए, ना खान साहब हिलाए, ना खुद हिले, ना किसी को हिलाते हुए नजर। मुसलमानों की इतनी बुरी हालत अगर इंडिया में हुई है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस। गुलबर्गा के कनीज़ फातिमा ने बोला तो उनको शोकॉज नोटिस दे दिए थे पार्टी वालों ने कि आप अगर पूछे कैसा बोले, खत्म हो गई बात। ए टीम वो है, बीजेपी और कांग्रेस के लीडर्स हैं जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम बी टीम है। वो लोग आज कहाँ हैं, आज कहाँ मुँह छुपा के फिर रहे हैं। कर्नाटका में सबसे बैकवर्ड रीजन हैदराबाद कर्नाटका रीजन, जिसे अब नया नाम दे के लोग सिर्फ नामकरण कर रहे हैं, कल्याण कर्नाटका नाम रख दिए। अब यहाँ पर देखिए एंटायर जस्ट मुस्लिम्स ही नहीं, पूरा एंटायर हमारा बीदर डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है। कोई लीडर रहना दो, सब सिर्फ बातें करते हैं विकास के नाम पर। बीदर को पूरा गड्ढे में डाल दिए इन लोगों ने। थोड़ा बहुत रोड वगैरह चमका देते हैं। अब आप देखिए शहर में आप फिर हैं, बेंगलोर से हैं, यहाँ तक आते वक्त आपकी पूरी पीठ दर्द दी होगी, इतने गड्ढे हैं रोडों पर। तो यहाँ की जो लीडरशिप है वो बहुत नाकाम लीडरशिप है हमारे एंटायर ये एरिए की। जब तक हम असेंबलीज और पार्लियामेंट्स को नहीं पहुँचेंगे तब तक हमारे इश्यूज़ हल नहीं। मैम पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठा रही है। लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम की न्यूज़ होना है। एमआईएम ठहरेगी तो क्या बीजेपी जीत जाएगी, क्या वोट कट जाएंगे? नहीं दिए, क्या भी नहीं दिए। वो सब फाइल सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट जो है मंजर आम के ऊपर 2011-12 में पुलिस एक्शन हुआ था 48 में। इंस्टीट्यूशंस एंड स्टूडेंट्स पेरेंट्स सब पढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी हुकूमत जो है ये चीज़ को उनको कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मुसलमान के बच्चे पढ़े, आगे बढ़े। दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर किताबें देखना चाहता हूँ। लिंगायत कम्युनिटी जो है पहले कोई भी पार्टी रहने दो, लिंगायत का सीएम होना बोलती। जेडीएस के जो लोग हैं, गौड़ास जो हैं, गौड़ों का सीएम होना बोलते। और उसके बाद जो दलित भाई हैं हमारे, वो सब ये सोचते हैं कि दलितों का सीएम बने और हमारे मुसलमान के बीजेपी आ जाएगी। आदाब नाज़रीन, इस वक्त हम बिदर में मौजूद हैं। ये शहर तारीख़ी लिहाज से, मुसलमानों की तारीख़ी लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कई सालों तक बहमनी सल्तनत की हुकूमत थी, जो मुसलमानों की तरक्की में बहमनी सल्तनत का काफ़ी योगदान रहा है और उस वक्त को मुसलमानों की तारीख़ का गोल्डन एरा कहा जाता है। लेकिन आज बिदर में जो मुसलमानों की हालत है बहुत बिछड़ी हुई है, और इसके क्या रीज़न है, इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ बिदर नॉर्थ एमआईएम के प्रेसिडेंट आतिफ़ अशर साहब हैं। तो इस्तकबाल है मिली डेजस में आतिफ़ साहब, कि ये बताइए कि जो बिदर में जो अभी तक मुसलमानों ने तरक्की नहीं किया है, इसके क्या वजूहात हैं? पहले तो आपके तमाम व्यूअर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले आप जो इंट्रोडक्शन में बोले कि मुस्लिम तारीख़ी शहर है, बहमनी सल्तनत, निज़ाम शाही, आसिफ शाही, चालुक्यास, चोला सब यहाँ पर रूल किए हैं। और मुसलमानों के साथ साथ ये बसवन्ना की भी सरज़मीन है। बसवा कल्याण में पहला अनुभव मंडप, जो पहला पार्लियामेंट बोलते हैं लोग, तो पहला पार्लियामेंट बसवन्ना का जो है बसवा कल्याण में था, अनुभव मंडप। तो वो रीज़न से यहाँ पर जो है कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस है। यहाँ पर मुस्लिम से रहने दीजिए, लिंगायत से रहने दीजिए या फिर कुरुबा से रहने दीजिए, हर एक के लिए एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। अब यहाँ पर देखिए एंटायर जस्ट मुस्लिम्स ही नहीं, पूरा एंटायर हमारा बीदर डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है। चाहे आप कोई तालुका उठा के देख लीजिए, कर्नाटका में सबसे बैकवर्ड रीजन हैदराबाद कर्नाटका रीजन, जिसे अब नया नाम दे के लोग सिर्फ नामकरण कर रहे हैं, कल्याण कर्नाटका नाम रख दिए, लेकिन कोई कल्याण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो एक हैदराबाद कर्नाटका रीजन, कल्याण कर्नाटका रीजन में सबसे अगर कोई बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है तो वो बीदर डिस्ट्रिक्ट है। बीदर डिस्ट्रिक्ट में सबसे बैकवर्ड अगर कोई तालुका है तो वो औराद तालुका है। और वहाँ के एमएलए जो है प्रभु चौहान है। वो पता नहीं ये लोग क्या विकास कर रहे हैं, पता नहीं लोगों को कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं विकास के नाम पर। आप रोड, सड़कें देखिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स देख लीजिए, हर चीज़ देख लीजिए आप। यहाँ पर ना आईटी कंपनीज़ हैं। हैदराबाद, हालांकि यहाँ से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है हैदराबाद को, 2 से 3 घंटे में हम हैदराबाद पहुँचते हैं। रेल कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। उसके बावजूद भी बीदर हमारा डेवलप नहीं हो रहा है। तो इसकी मैं बताता हूँ कि मेन वजह जो है यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत कमज़ोर है। चाहे वो बीजेपी रहने दो या कांग्रेस में रहने दो या जेडीएस की रहने दो। इंशाल्लाह अगर एमआईएम पावर में आएगी तो इंशाल्लाह यहाँ पर हम बहुत तरक्याती काम वगैरह करेंगे। जो माजी में जो यहाँ पर लीडरशिप थी, क्या करे हैं अभी तक? कुछ नहीं किए हैं, जस्ट ये लोग शो बॉयज़ के जैसे हैं। जस्ट आते हैं, इलेक्शन से पहले थोड़ा बहुत रोड वगैरह चमका देते हैं। अब आप देखिए शहर में आप फिर हैं, बेंगलोर से हैं, यहाँ तक आते वक्त आपकी पूरी पीठ दर्द दी होगी, इतने गड्ढे हैं रोडों पर। और उसके बाद अब जैसे इलेक्शन करीब आएगा तो ये लोग
पैचेस का वर्क चालू कर देते हैं। 10-10 करोड़ के पैचेस वर्क कौन करता है भाई। फिर बाद में सिटी के जो है रोड्स वगैरह इलेक्शंस आते ही एक लेयर की रोड बना देते हैं। अब रिसेंटली आप देखे होंगे कि वीडियो वायरल हो रहा है, पपड़ियाँ निकाल रहे हैं रोड के ऊपर से। गुलबर्गा का है, खुद बीजेपी का लीडर जो है वो निकाल रहा है, पपड़ियाँ निकाल रहा है। तो यहाँ की जो लीडरशिप है वो बहुत नाकाम लीडरशिप है हमारे एंटायर ये एरिया की। इसको चेंज करने की ज़रूरत है, नौजवानों का आगे आना ज़रूरी है। जी। और हाल ही में आपको बिदर का नॉर्थ एमआईएम प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद जर्नलिज्म किया, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में। हालांकि जर्नलिज्म से भी खिदमत खल किया जा सकता था, लेकिन पॉलिटिक्स में आने का क्या मकसद है? देखिए मैं बचपन से ही बोलता ना स्कूल लीडर, कॉलेज लीडर वो रहते आया हूँ। तो इंजीनियरिंग में भी मैं अच्छा खासा सीआर वगैरह था, कॉलेज लेवल पे रिप्रेजेंट करता था बहुत सारे चीज़ें। तो वो इनबिल्ट है मेरे अंदर, लीडरशिप जो क्वालिटीज़ हैं वो इनबिल्ट है। उसके अंदर मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने मुझे हमेशा से जो है करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह करने का मौका दिया। उसके बाद जर्नलिज़्म एक रास्ता ज़िंदगी में बनते जाता है। तो एक रास्ता मिला था जर्नलिज्म का डेक्कन डाइजेस्ट के ज़रिए। डेक्कन डाइजेस्ट में मैं कम से कम 5 से 6 साल काम किया। उसमें बहुत सारे इश्यूज़ वगैरह उठाए जो आप खिदमत खल्क बोल रहे हैं, बहुत किए, बहुत सारे स्टोरीज़ वगैरह किए, चाहे वो सीएनआरसी के टाइम पे रहने दीजिए, कोविड के टाइम पे रहने दीजिए। लोग धमकियाँ देते थे, डराते थे, करते थे, तो भी हम डरे नहीं, झुके नहीं। और उसके लिए आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, कुछ इश्यूज़ ऐसे हो गए कि मैंने देखा कि ये सब बेकार है जब तक आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। मतलब सिस्टम मतलब जब तक आप पावर में नहीं आएंगे तो कोई आप कितना भी माइक लेकर नाच लीजिए, आप सोशल एक्टिविटीज़ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई होने वाला नहीं है। क्यों? हमारे कानून जो भी बनते हैं वो असेंबलीज़ में, पार्लियामेंट्स में बनते हैं। जब तक हम असेंबलीज़ और पार्लियामेंट्स को नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे इश्यूज़ हल नहीं होंगे। ये मैं ऐसा मानता हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मेरी ये थिंकिंग है। लेकिन एमआईएम ही क्यों? हालांकि कई पॉलिटिक्स पार्टीज हैं, कांग्रेस है, जीडीएस है, और दूसरे आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, लेकिन एमआईएम ही क्यों? एमआईएम चूज़ करने का रीज़न ये है कि मैं असद साहब की जो है आइडियोलॉजी से बहुत मुतासिर हूँ। वो बहुत बेबाकी से हर चीज़ का जो है आइडियोलॉजी क्या है MIM? आइडियोलॉजी, एमआईएम की आइडियोलॉजी क्या है मालूम है? बैकवर्ड्स, माइनॉरिटीज़ को सबको साथ लेकर आगे बढ़ते हुए एक ताकत बनना हमारी आइडियोलॉजी है। लेकिन एमआईएम पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठा रही है। ऐसी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे आप देखिए, किसान आंदोलन रहने दीजिए, लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम की न्यूज़ होना है तो वो लोग सिर्फ जो हम वो तो असद बोलते हैं। साहब अच्छा करते हैं बोल के क्रिटिसाइज़ करते हैं जी मुसलमानों को, हिंदू मुस्लिम करने वाले। हाँ, तो उनके बहुत सारे ऐसे स्पीचेस हैं पार्लियामेंट के, आप देख लीजिए। चाहे वो सिख दंगों के इश्यूज रहने दीजिए, या किसान बिल का रहने दीजिए, या कोई भी मुद्दा रहने दीजिए, या उन्नाव में जो घटनाएं घटी गई थी उनके ऊपर आप कौन सा भी इश्यूज उठा के देख लीजिए कि हम जो है हर कम्युनिटी की आवाज़ बनते हैं जो बैकवर्ड है, जिनकी कोई लीडरशिप नहीं है, जिनका कोई आवाज़ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब जो सियासतदान है जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम मुसलमानों की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को साथ लेके नहीं चलते, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन फिर बी टीम क्यों कहा जाता है एमआईएम को? क्या वजह है? एम आई एम को ही नहीं साहब, जो भी पार्टी पावर में लड़ने के लिए आएगी उसको बी टीम कहा जाएगा। चाहे वो आप लास्ट इलेक्शन देख लीजिए 2018 का लेकिन कर्नाटक कांग्रेस को इलेक्शन, कभी नहीं कहा गया बी टीम। वो ए टीम है, उसको बी टीम क्यों बोलेंगे? वो ए टीम है। देखिए कांग्रेस का फंडा सीधा सीधा है, वो लेते हैं वोट्स हमारे पास से, उनके 25-30 एमएलए खट बोल के बीजेपी शिफ्ट हो जाते, हुकूमत बना देते, खत्म हो गई बात। ए टीम वो है, बीजेपी और कांग्रेस में कोई लेकिन फर्क बिहार नहीं में है। आपके भी जो एमएलए थे वो भी दूसरी पार्टी में शिफ्ट हुए ना। तो बीजेपी में नहीं शिफ्ट हुए, आरजेडी में शिफ्ट हुए हैं। तो वक्त आएगा तो जनता बताएगी उनको, उन लोगों ने जनता के साथ धोखा किया है। हिजाब का मसला हुआ कर्नाटका में, यहाँ के कोई एमएलए आपको दिखा नहीं होगा, कांग्रेस का रहने दो, बीदर का रहने दिए कांग्रेस का, गुलबर्गा के कनीज फातिमा ने बोला तो उनको शोकॉज नोटिस दे दिए थे पार्टी वालों ने कि आप बगैर पूछे कैसा बोले। डीके शिव कुमार ने तो कहा कि खुलेआम कोई भी नहीं बोलना बोलिए। हाँ, और जो हमारे एमएलए थे, उन्होंने यहाँ के बीदर के रहीम खान थे, वो हिजाब के बारे में आप क्या बोलेंगे, तो उन्होंने कहा था कि खाली असेंबली चालू होने ऐसा हिला दे तुम, बोले थे। असेंबली चालू भी हो गई, 2 सेशन ख़त्म भी हो गए, ना खान साहब हिलाए, ना खुद हिले, ना किसी को हिलाते हुए नजर आए। जी। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जो है कांग्रेस रहने दीजिए, उनसे आइडियोलॉजिकली वो हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। और मैं ये मानता हूँ, और इंडिया का हर मुसलमान ये मानता है कि अगर आज मुसलमानों की इतनी बुरी हालत अगर इंडिया में हुई है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस है।
और एक सवाल ये है कि जो बिदर में जो पॉलिटिक्स चल रही है, यहाँ पर एक हालांकि मुस्लिम कैंडिडेट है, बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो अवाम है बहुत नाराज़ हैं कि डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाया है। और कई लोग दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस में भी कि आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया जाए। तो इससे क्या लगता है कि एक तरफ एमआईएम भी ठहरेगी और कांग्रेस भी मुस्लिम कैंडिडेट लेकर ठहरेगा, तो बीजेपी आने का डर होगा? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैं पहली चीज़, लिंगायत कम्युनिटी जो है पहले कोई भी पार्टी रहने दो, लिंगायत का सीएम होना बोलती। जेडीएस के जो लोग हैं, गौड़ास जो हैं, गौड़ों का सीएम होना बोलते। और उसके बाद जो दलित भाई हैं हमारे, वो सब ये सोचते हैं कि दलितों का सीएम बने। और हमारे मुसलमान, जैसे आप बोले अभी कि बीजेपी आ जाएगी, हमारा मुसलमानों का एक ही एजेंडा है कि बीजेपी को हराना। हमारा एजेंडा नहीं है बीजेपी को हराना। बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो हमारे हिंदू हिंदू ब्रदर हरा सकता है। मुसलमान बीजेपी को नहीं हरा सकते। हम माइनॉरिटीज़ में हैं। ये मुसलमानों को समझना ज़रूरी है। अगर आप आपकी लीडरशिप बनाएंगे, आपके मसले हल कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल का हो, पानी का हो, हर चीज़ का हो। अब रही बात आप जो बता रहे हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट्स, देखिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि कोविड में जब फर्स्ट वेव आई थी तो पुराने शहर बीदर को सील डाउन कर दिया गया था। एक तरीके से ओपन जेल कह सकते हैं। ओपन जेल कर दिया गया था। फ़लस्तीन की जैसी हालत हो गए थे यहाँ पर। तबलीगी जमात का अगर कोई एक आदमी भी मिल गया, चाहे वो मनियार तालीम से हो, गोले खाने से हो, पंसाल से हो, कहीं से भी अगर कोई का किसी का भी नाम आ जाता था तो पूरी गली को रातों रात गायब कर देते थे। ये लोग डिटेंशन करते, लेके चले जाते थे। क्या बोले तो नहीं, कोविड फैलाने टारगेटेड मुस्लिम्स थे ओपन। तो उस वक्त में जो है लोग, जो उनका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उसको तलाश कर रहे थे। वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वो अगर कोई बात कर रहा था बोले तो खाली मीटिंग कर रहा हूँ, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, डीसी से बात करूँ, वो करूँ, ये करूँ। ऐसा नहीं होती लीडरशिप। लीडरशिप बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी था। अरे तुम करेज कैसा बोल के, ऐसा बोलने वाले लोग होना पड़ता। चाहे आप हैदराबाद में देख लीजिए किस तरीके से अगर कुछ भी इशू होता है तो एक कॉर्पोरेटर भी आके आके ठहर जाता है। और वो वक्त में भी एमआईएम के हमारे जो कॉर्पोरेटर्स थे, अब्दुल अजीज़ मुन्ना रहने दीजिए, उस वक्त में मंसूर कादरी थे। बीदर में एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स मंसूर कादरी थे और वसीम किरमानी, ऐसे बहुत से एमआईएम के वर्कर्स थे जो दिन रात सुबह शाम पब्लिक की खिदमत कर रहे थे। तो वो भी एक रीज़न है कि पब्लिक जो है एमआईएम को यहाँ पर बहुत दिल से चाहती है। एमआईएम ठहरेगी तो क्या बीजेपी जीत जाएगी? क्या वोट कट जाएंगे? जो हाल ही में मरकज़ी हुकूमत बीजेपी की जानिब से जो मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप दिया जाता था माइनॉरिटीज़ और SC ST तबके को लिए, वो बंद कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये नरेंद्र मोदी की डुअल फेस बोल सकते हैं। आपको बोलना एक, करना एक। सबका साथ सबका विकास का ये नारा देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर किताबें देखना चाहता हूँ। और आज जो है इनका जो स्टेप लिया गया है माइनॉरिटीज़ और SC STs के ताल्लुक से, कि इनकी जो स्कॉलरशिप्स को कट कर दिया गया है, ये बहुत बड़ा इनका जो है चेहरा सामने आ गया है। इससे बहुत नुकसान होगा माइनॉरिटी कम्युनिटी को। ये सोचने वाली बात है। आप देखिए, मेरे पास डाटा है, ये तकरीबन डाटा मैं पूरा सिर्फ कर्नाटका स्टेट का बता रहा हूँ। वैसे तो हमारे पास 28 to 30 स्टेट्स हैं, तो सिर्फ मैं आपको कर्नाटका स्टेट का बता रहा हूँ। हावेरी से कितने एप्लीकेशंस गए थे टोटल, ये डाटा किसी के पास भी नहीं, मैं आपको एक्सक्लूसिव डाटा बता रहा हूँ। हावेरी से 43,662 बच्चों ने एप्लीकेशन भरा है, हाईएस्ट जो भी हैं दाखिल किए हुए हैं। बीदर से 35,000, गुलबर्गा से 54,000, बेंगलुरु अर्बन से 40,000, धारवाड़ से 51,000, बीजापुर से 50,000, बेलगाम से 76,000। कुल जो बच्चे हैं पूरे कर्नाटका स्टेट में 1 to 8 तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 84,74,077 बच्चों ने जो है एप्लीकेशंस दी थी। मतलब इतने बच्चे जो है पढ़ना चाह रहे हैं। वो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक एक फॉर्म भरने के पीछे गरीब रिक्शे वाले के बच्चे रहने दीजिए, घर में काम साफ सफाई करने वाले गरीब तबका जो है, एक 300-400 रुपये जो दिन को कमाता है, वो अपने पैसे जाकर इंटरनेट की दुकानों में ये फॉर्म्स वगैरह भरे थे। कितनी तकलीफ़ हुई होगी उनको जब इनको ये पता चलेगा कि ये चीज़ें जो उन्होंने की है ये पूरी गवर्नमेंट ने उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दी है। उसके साथ साथ काबिल तारीफ़ स्कूल्स वाले हैं कि उन्होंने भी परसेंटेज, देखिए बहुत अच्छा परसेंटेज है कि वेरिफिकेशन करना स्कूल का काम होता है। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहने के बावजूद भी बहुत सारे स्कूल्स वगैरह ने बहुत अच्छा जो है ये किया है, वेरिफिकेशन किया है। टोटल मैं बता रहा हूँ सिर्फ 22% जो है वेरिफिकेशन पेंडिंग है। मतलब 100 एप्लीकेशन में से
22 पेंडिंग है। 78 78% जो है क्लियर किया है। एक बहुत बड़ा नंबर है, मतलब इंस्टीट्यूशंस एंड स्टूडेंट्स पेरेंट्स सब पढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी हुकूमत जो है ये चीज़ को, उनको कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मुसलमान के बच्चे पढ़े आगे बढ़े। इनका दोहरा चेहरा है। और मैं आपके ज़रिए पूरे स्टेट की हमारे लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग उठिए, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोकल एरिया रिप्रेजेंटेटिव से लेकर एमएलए एमपी, सबको सवाल पूछिए कि आप लोग ये मुद्दों के ऊपर साइलेंट क्यों हैं। आप लोग आते हैं वोट के वास्ते, वोट दियो, ये कर देंगे हम, वो करेंगे, फिर गायब हो जाते हैं। जब ये हमारे स्कूल का, हमारे बच्चों का मसला है, ये देखिए आप 84 लाख बच्चे जो है मुसलमानों के कर्नाटका में पढ़ना चाह रहे हैं। कोई आपको सामने आवाज़ उठाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो जेडीएस से हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी आप इसके ऊपर आवाज़ उठाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इंशाल्लाह एमआईएम इसके ऊपर जो है पुरजोर आवाज़ उठाएगी, चाहे वो हमारा पार्लियामेंट हो, चाहे वो स्टेट लेवल के जहाँ जहाँ भी हमारे एमएलएज हैं, हर असेंबली में हम इसके ऊपर मुद्दा उठाएंगे और आवाम के बीच जाएंगे और बताएंगे कि देखिए कि किस तरीके से आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और ये जब नाइंसाफ़ी हो रही है तो जितने भी आपके नाम निहाद सेक्युलर कैंडिडेट्स या लीडर्स हैं जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम बी टीम हैं, वो लोग आज कहाँ हैं, आज कहाँ मुँह छुपा के फिर रहे हैं। अगर ये इशू को अगर स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर अगर उठाया नहीं जाएगा तो आने वाले वक्त में जो जनता है इसका जवाब वोट के ज़रिए देगी। जी। और कल्याण कर्नाटक में जैसा कि बिदर भी शामिल है, जो 371 एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर यहाँ पर दी जाती है, क्या वो ज़मीनी सतह पर इस्तेमाल, मतलब इम्प्लीमेंट हो रही है और कितने लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं? नहीं सर, ये सब जो है पेपर में ही होता है। हर चीज़ जो है कल्याण कर्नाटका, इन्होंने नाम बदले, हैदराबाद कर्नाटका बोर्ड का बदल के कल्याण कर्नाटका करे। इतना फंड्स आते हैं, उसके फंड्स कहाँ आते हैं, किधर जाते हैं, क्या डेवलपमेंट होता है, कुछ भी नहीं है। आप देखिए, नॉमिनल चेंजेस आप देख सकते हैं शहर में। रोडों की हालत देखिए आप, स्कूल्स जो गवर्नमेंट्स के स्कूल्स के कंडीशंस वगैरह है वो देखिए किस तरीके के हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं जॉब करने के लिए बेंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, क्यों उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, क्यों गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे रही है। मोदी हुकूमत जो है बड़े बड़े वादे की थी कि हम इतने नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कि 20 लाख पे आ गए, 20 लाख भी देते नहीं देते वो भी नहीं मालूम है, सिर्फ ये जुमले दे रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो जो गुस्सा है, नौजवानों का गुस्सा है, उसको समझे। इंडिया जो है सबसे यंग कंट्री है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन रहती है। अगर आप इस वक्त अगर ये यंग पॉपुलेशन को जॉब्स नहीं देंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आने वाला जो वक्त है हमारा डिप्रेशन में गुजरेगा। जी। और एक सवाल ये है कि जो आज़ादी के बाद यहाँ पर पुलिस एक्शन हुआ, जो कि निज़ाम की एक अलग तरीके से हुकूमत थी, लेकिन सरदार पटेल ने यहाँ पर आर्मी से यहाँ पर पुलिस एक्शन कराया, तो यहाँ पर बिदर में क्या उसका असर हुआ पुलिस एक्शन के ताल्लुक से? बीदर में बहुत बहुत ज़्यादा असर हुआ था। बीदर, गुलबर्गा रहने दीजिए, बीदर रहने दीजिए। बीदर तो उस टाइम का डिवीज़न हेड था। तो लातूर वगैरह सब बीदर को आते थे। क्या हो गया, एक रूलिंग क्लास को आप मैसेकर करके उनके जायदाद लूट ली गई, अजमत रेजी हुई, रेप्स हुए, जिसकी वजह से एक रूलिंग क्लास जो है ख़त्म हो गया। उसकी वजह से मैं बताता हूँ कि ये जो रीजन बैकवर्ड रहने का रीज़न जो है, ये भी एक है कि पुलिस एक्शन है। अगर पुलिस एक्शन नहीं होता तो यहाँ पे जो है ये एरिया बहुत आगे निकल गए होते, इंडिया में सबसे डेवलप्ड रीजन्स में से आता था। पुलिस एक्शन नहीं होना चाहिए था, अब हो गया। उसका असर जो है आज भी देखा जा सकता है। जी। जो पुलिस एक्शन में मारे गए, जो शहीद हुए, क्या उन्हें मुआवज़ा हुकूमत की तरफ से दिया गया, कंपनसेशन दिया गया? कुछ नहीं दिए, क्या भी नहीं दिए। वो सब फाइल सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट जो है जी। मंजर आम के ऊपर 2011-12 में आई। पुलिस एक्शन हुआ था 48 में। तो सोचिए आप, वो तो कमेटी में कंपनसेशन। क्या क्या बताया गया? मेरे पास पूरी एक पीडीएफ मैं आपको भेजता हूँ कि उन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में तो 40 लाख लोगों का कत्ल हुआ बोल कर है। रिकॉर्डेड, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में बता रहा हूँ। अनऑफिशियल। अनऑफिशियल तो 2 लाख के ऊपर की बात है, टोटल स्टेट की, नॉट जस्ट बीदर, टोटल हैदराबाद स्टेट जो था। इसमें मुसलमानों को ही ज़्यादा हाँ, देखिए दोनों तरफ ये हुआ था, तशद्दुद हुआ था, लेकिन ज़्यादा अक्सरियत मुसलमानों पर ज़्यादा जुल्म ज़्यादती हुई थी। और एक आखिरी में सवाल ये है कि हाल ही में देखा गया कि जो बिदर का मशहूर महमूद गामा मदरसा है, वहाँ पर रात के 3 बजे कुछ शरपसंद लोगों ने मदरसे में दाखिल होकर पूजा की और तोड़फोड़ की, जो कि इंटरनेशनल मीडिया तक ये खबर पहुँची। तो यहाँ पर जो ज़िम्मेदार थे, मुस्लिम लीडरान थे, उनकी क्या ज़िम्मेदारी थी उस वक्त? देखिए ये जो है इशू नहीं होना चाहिए था। क्यों, बीदर बहुत पीसफुल सिटी है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते हैं, लेकिन कुछ शरपसंदों की शरारतों की वजह से शहर का माहौल ख़राब हो गया था।
वो जो 6-7 लोग थे उनके खिलाफ पुलिस ने केस रजिस्टर्ड करवाया और उनको सलाखों के पीछे भी भेजा है। उसके उस वक्त में हमारी जो बीदर की आवाम थी वो फिर नज़र लगा के बैठी थी हमारा रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है। वो फिर मंजर आम से गायब थे। नौजवानों ने, यहाँ के काउंसलर्स ने उस वक्त में अच्छे से शहर को संभाला, माहौल को ख़राब होने नहीं दिया, एक लाठीचार्ज तक नहीं हुई। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ लोग तो पूरा प्लान कर रहे थे कि शहर का माहौल ख़राब किया जाए। और इसमें जो मैं मानता हूँ कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कहीं नज़र नहीं आए, तो लोग उनसे ये चीज़ से भी नाराज़ हैं। अब उनके एक एक करते हुए अल्लाह ताला पर्दे खोलते जा रहा है। पहले कोविड में उनका चेहरा दिख के आया, CNRC में दिख कर आया, हिजाब में दिख कर आया, अब महमूद गावन के इशू में भी उनका चेहरा पब्लिक के सामने है। पब्लिक उनको उन्हों जो है जो गुरूर तकब्बुर में आ गए हैं, वो गुरूर तकब्बुर जो है पब्लिक तोड़ेगी, अल्लाह ताला तोड़ेंगे। देखिए अब इंशाल्लाह। क्या उनके नेक्स्ट साल जो इलेक्शन होने वाला है, क्या उनके आने के चांसेस हो सकते हैं? पब्लिक तो नहीं पसंद कर रही, मेरी पर्सनल व्यू जो मैं बता रहा हूँ, पब्लिक इज़ लुकिंग फॉर अ चेंज एंड MIM विल प्रोवाइड दैट चेंज। MIM पैरा जमा रहे हैं यहाँ पर मजबूत। 50 साल से हैं बीदर में, हाँ। हमारे काउंसलर्स कंटिन्यू 50 साल से इलेक्ट होते आ रहे हैं। लेकिन MLA इलेक्शन कभी नहीं लड़े। एक बार लड़े थे, हाँ। सेकंड आए थे, Second। 1970s या 80s की बात है। मैं हिस्ट्री में पढ़ा था और बड़ों से सुना था कि एक बार MLA यहाँ पे हमने कंटेस्ट किया था, सेकंड आए थे, कांग्रेस फर्स्ट जीती थी, जी। चंद वोटों से हारे थे हम। उसके बाद फिर कंटेस्ट नहीं किए। इंशाल्लाह अब देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे बिदर नॉर्थ के प्रेसिडेंट आतिफ अशर साहब। तो नाजरीन, देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले जो कर्नाटक के असम्बली इलेक्शन है, कहाँ तक MIM कामयाब हो सकती है और कितने सीट ला पाती है, और जो मुसलमानों की सियासी हालत है वो दिन ब दिन बदतर होते जा रही है। इसमें MIM का और दूसरे सेकुलर पार्टियों का क्या योगदान होता है, देखना बहुत दिलचस्प है। बहुत बहुत शुक्रिया।